हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल DMLT मैथ में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, जो बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए है। ठीक है, SSC, CGL, CHSL या NTPC या हमारे अदर जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप D के, लेखपाल के, उन सब में अगर साइंस आ रही है तो साइंस से हमें बायोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग बायोलॉजी का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा समझेंगे, बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल, ताकि आगे जो वीडियो आए वो आपको आप तक मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो स्टार्ट करें फिर। देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी। ये आज हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में समझते हैं, फिर टॉपिक वाइज हम चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन हमारा उठता है कि ये बायोलॉजी है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या आता है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। कुछ चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए है क्या। तो बात करते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, हमारे अंदर सबसे पहले प्रश्न क्या उठा, ये आखिरकार हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये बायोलॉजी है क्या। ठीक है, देखो ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्द से मिलके बना है, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, बायोस, ठीक है, और लोगोस। क्या, दो शब्दों से मिलके बना है, बायोस और लोगोस। देखो, बायोस का मीन्स होता है लिविंग्स। ठीक है, मतलब सजीव। ठीक है, बायोलॉजी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ अंग्रेजी का ही रूपांतरित रूप हिंदी में लिख देते हैं। अगर वो लिविंग लिखा है तो हिंदी में लिविंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें अंग्रेजी और हिंदी के वाक्य दोनों शब्द दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ शब्द जो होते हैं एज इट इज़ वैसे लिख जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम्स होती है। अगर हमें दोनों चीज़ पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग्स, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ठीक है, मतलब अध्ययन। ठीक है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग यानी कि सजीव। ठीक है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। देखो, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग्स। ठीक है, क्या? स्टडी ऑफ लिविंग्स, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। ठीक है, सजीवों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? बायोलॉजी। सजीवों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। साइंस की वह ब्रांच, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? बायोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाती है? बायोलॉजी। इस बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो लैमार्क ने किया था। ठीक, किसने किया था? लैमार्क ने किया था। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, लैमार्क। क्वेश्चन पूछा जाए बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क ने किया। ठीक है, और बायोलॉजी को साइंस की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु, हिंदी में अरस्तु। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस जो बायोलॉजी जो है इसको साइंस की एक ब्रांच के रूप में स्थापित किया। ठीक है, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जैसे
हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो साइंस की एक शाखा है। उसी प्रकार बायोलॉजी क्या है, हमारी साइंस की एक शाखा है, ठीक है, एक ब्रांच है। साइंस के अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचेस आती है, उसमें से एक बायोलॉजी है। तो अरिस्टोटल ने क्या किया, इसको ब्रांच के रूप में, मतलब ऐसा कुछ काम किया है इन्होंने जिसकी वजह से ये साइंस के अंतर्गत आई है, ठीक है। इसीलिए अरिस्टोटल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, हिंदी में अरस्तु इनको कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा देखो, ये लिविंग्स की हमने बात की, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये लिविंग्स क्या होते हैं, ठीक है। लिविंग्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स, ठीक है। बात करेंगे हम लिविंग्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये लिविंग्स हैं, ठीक है। जैसे हमने मार्कर पकड़ा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा नॉन लिविंग है, हम है लिविंग है। तो हम किस बेस पे कह पा रहे हैं कि ये नॉन लिविंग है और हम लिविंग है, मतलब हम सजीव हैं, ये निर्जीव है। तो इसका बेस क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो देखो इनमें क्या होगा, पोषण होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है, पोषण होता है, वो न्यूट्रिशन होता है, वो खाद्य पदार्थ लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, ठीक है, तो उससे क्या होता है, या तुम लोग मार खाते हो जिससे एनर्जी मिलती है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो क्या ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, ठीक है। जैसे बॉडी बिल्डर क्या लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन किस में होता है, सजीव में। ये मार्कर ले रहा है नहीं, इसको हम देते हैं इंक, ठीक है। तो जिनमें क्या हो, पोषण हो, लिविंग्स। और क्या होता है, देखो मेटाबॉलिज्म, उपापचय। उपापचय क्या होता है, देखो मेटाबॉलिज्म की क्रिया इनमें होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड का निर्माण होता है, हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे पाचन या हड्डियों का बनना, समझे, या ब्लड का बनना, ठीक है, ये सब क्या है, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, इनको हम सब क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनमें ये होता है एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट, चल फिर सकते हैं ये, ठीक है, क्या ये चल फिर सकते हैं, इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे हम क्या है, चल रहे हैं ना, सजीव हैं तभी तो, ये मार्कर खुद से चल रहा है। अच्छा बात करते हैं पेड़ की। पेड़ तो एक पास रुका रहता है, लिविंग है नॉन लिविंग। देखो अंग्रेजी में उसको हम नॉन लिविंग मानते हैं, और लेकिन साइंस में वो लिविंग है, साइंस के अनुसार वो लिविंग है। देखो बात करते हैं मूवमेंट, देखो उनमें भी मूवमेंट होता है। कैसे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जा पाते हैं, बट उनकी शाखाएं इधर से उधर होती हैं, पत्तियां हिलती हैं, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति बीमार है, अपनी जगह बेड पे लेटा है, तो क्या मर थोड़ी ना गया है, उसके हाथ पैर तो चल रहे हैं, वो जीवित है ना। तो पेड़ का काम भी उसी तरीके से कि वो एक पास हैं जरूर, बट उनके अंग तो चल रहे हैं, तो उनमें मूवमेंट है, ठीक है। और बात करते हैं हम तो आगे क्या होता है, देखो इनमें रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन, ठीक है। इनमें क्या होता है, श्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, ठीक है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, श्वसन की क्रिया करते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है, गैसों का विनिमय करते हैं, श्वसन होता है। रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है अपने ही जैसे दूसरे जीव का निर्माण करना, अपने जैसे ही दूसरे जीव का निर्माण करना, ठीक है। जो जैसा पेड़ होगा वो वैसे ही निर्माण करेगा। तो इस किस में पाया जाता है, ये मारकर अब खुद को बैठा ले दूसरे को तो नहीं बना सकता। पेड़ होता है, उसका सीड हुआ, सीड से वो खुद दूसरा पेड़ निकाल लेता है ना। देखो ना कि पेड़ है, अभी बरसात हुई तो नीम की पेड़ इधर उधर देखो बहुत सारे पेड़ निकल आए होंगे, उसके सीड इधर उधर गिरे और वो ग्रो करके जैसा नीम था वैसे ही है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है, समझे। तो इस तरह की कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके बेस पे हम क्या कहते हैं, ये सजीव हैं।
ठीक है, इन क्रियाओं के बेस पे ही हम क्या कहते हैं, सजीव हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया हो गया। अच्छा, अब देखो आगे बात करते हैं एक वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस। ठीक है, कौन है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, सिस्टेमा नेचुरी। पूछा जाता है कैरोलस लीनियस ने किस पुस्तक को लिखा, तो सिस्टेमा नेचुरी, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, देखो ये जैसा वो लिखा वैसे लिखा हुआ है, इसीलिए हमको अंग्रेजी हिंदी दोनों मतलब पता होना चाहिए। कैरोलस लीनियस ने क्या एक पुस्तक लिखी, सिस्टेमा नेचुरी। इस पुस्तक के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जो लिविंग्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो लिविंग होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो लिविंग होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होते हैं हमारे एनिमल। ठीक है, एक को किस में बांटा इन्होंने, एनिमल में, एनिमल्स यानी कि जंतु, क्या होते हैं, जंतु। दूसरे को किस में बांटा, प्लांट में यानी कि पादप। ठीक है, देखो ये जो इन्होंने लिविंग का जो क्लासिफिकेशन किया है, जो इन्होंने लिविंग को दो भागों में बांटा है, वो किस बेस पे बांटा है, इन्होंने सेल के आधार पे बांटा है। देखो कोई भी सजीव होता है वो किससे मिलके बना है, सेल से। ठीक है, या तो एक कोश की है या बहुकोश की है। ठीक है, फिलहाल उसका जो भी शरीर है वो किससे बन के बना है, कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। तो इन्होंने सेल के आधार पे, किसके आधार पे, सेल, बैटरी वाला सेल नहीं, ये साइंस बायोलॉजी वाला सेल, सेल के आधार पे। ठीक है, हाँ वो घड़ी वाला सेल निकाल के मत बैठ जाना कि हाँ उसके आधार पे। ठीक है, वो केमिस्ट्री में सेल होता है, बायोलॉजी में सेल होती है कोशिका। ठीक है, सेल के आधार पे क्या होते हैं, एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, और कंप्यूटर में भी सेल होती है, एक्सेल में। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो सेल के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि एनिमल्स और प्लांट, लिविंग के दो प्रकार होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं, एक प्लांट। देखो जिनमें क्या होगा, सेल वाल, प्लांट में क्या होता है, सेल वाल, सेल वाल प्रेजेंट होगी। ठीक है, जिनमें क्या प्रेजेंट है, सेल वाल, वो हमारे क्या होंगे, पादप। सेल वाल प्रेजेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप। इसमें क्या होती है, सेल वाल एब्सेंट होती है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सेल वाल। ठीक है, जब सेल की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें एक आउटर लेयर होती है जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, ये जो सेल वाल होती है काहे की बनी होती है, सेलुलोज की। काहे की बनी होती है, सेलुलोज की। जब सेल वाल जो हमारी होती है वो सेलुलोज की होती है। जो कागज बनता है वो इसी सेलुलोज से बनता है। कागज का निर्माण किससे होता है, सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज से हमारा क्या होता है, कागज का निर्माण। कागज का निर्माण किससे होता है, तो सेलुलोज से। और एक बात इस सेलुलोज से याद रखना, ये जो सेलुलोज है हमारा प्रकृति में उपस्थित सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक। अगर हमसे पूछा जाए प्रकृति में उपस्थित सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक कौन है, तो वो सेलुलोज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हमसे पूछा जाए प्रकृति में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकृति में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकृति में सबसे ज़्यादा उपस्थित कार्बनिक यौगिक क्या है, तो हम क्या टिक करेंगे, सेलुलोज। इतनी बात समझ में आई। सेलुलोज से क्या बनता है, कागज का निर्माण होता है। सेलुलोज से ही एक रेयॉन नाम का कृत्रिम रेशा बनता है। ठीक है, रेयॉन नाम का एक कृत्रिम रेशा बनता है। ठीक है, जो सेलुलोज से ही बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशा, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है,
अगर पूछा जाए कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं तो रेयॉन को, वो भी किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। इतनी बात समझ आई। देखो कैरोलस लिनियस ने क्या किया, वर्गीकरण किया है, लिविंग्स का वर्गीकरण किया, ठीक है। लिविंग्स को, सजीवों को बांटा है, 2 भागों में बांटा है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है। देखो बात करेंगे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण का अध्ययन। क्या, वर्गीकरण का अध्ययन। देखो वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी। क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी। क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी, या हिंदी में कहते हैं वार्गिकी, वार्गिकी, ठीक है। वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी। इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया ना, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। कैरोलस लिनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन का स्टडी, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। इन्हीं को एक और चीज, इनसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, इनको हम फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब इनको द्विनाम पद्धति का पिता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या दी, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या होती है, देखो किसी भी चीज का जो साइंटिफिक नेम होगा वो 2 वर्ड से मिलके बना होगा, 2 शब्दों से मिलके बनाता है। जैसे ह्यूमन को हम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। ह्यूमन को हम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। तो 2 से मिलके बना, एक होमो एक सेपियंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, तो द्विनाम पद्धति दी थी कि जो भी कोई व्यक्ति होगा उसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो 2 शब्दों से मिलके बना होगा। पहला शब्द जेनेरा को प्रदर्शित करेगा, दूसरा स्पीसीज को प्रदर्शित करेगा, उसकी प्रजाति को, ठीक है। जैसे पी होता है मटर का पेड़, उसको हम पाइसम सेटाइबम कहते हैं, पाइसम सेटाइबम 2 से मिलके बना है। जो भी नाम हमारा साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे वो 2 शब्दों से मिलके बनेगा। वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति का पिता कहा जाता है। इनको ही फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया है लिविंग का, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी या वार्गिकी का पिता कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसको। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बायोलॉजी का अध्ययन हम 2 शाखाओं में करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी को हमने कितने भागों में बांट दिया, बायोलॉजी को हमने, कैरोलस लिनियस ने क्या 2 भागों में बांटा था, उसी के बेस पे बायोलॉजी की 2 शाखाएं बनी। एक को हम कहते हैं जूलॉजी, एक को क्या कहते हैं हम, जूलॉजी, जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है। दूसरा हमारा बॉटनी, बॉटनी, ठीक है, या पादप विज्ञान, ठीक है। देखो जू का मतलब क्या होता है, जीव, और लॉजी का मतलब क्या होता है, जीव मतलब लिविंग, ठीक है। और जू जीव, और इसका मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो एनिमल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का, ठीक है, एनिमल्स का अध्ययन। जिसमें हम एनिमल का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। कैरोलस लिनियस ने 2 भागों में बांटा था, एनिमल और प्लांट में ना, तो उसी व्यवस्था में बायोलॉजी की 2 शाखाएं बनी हैं, ठीक है। एक क्या है, जूलॉजी, एक बॉटनी, जिसमें हम एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। एनिमल्स मतलब जंतुओं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, जीव विज्ञान, जूलॉजी कहते हैं। हम लोग भी जानवर में ही आते हैं, जंतु में ही आते हैं, ठीक है। तो ये मत कहना मनुष्य से में नहीं आते, मनुष्य इसमें आते, ठीक है। देखो बॉटनी क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पादप का अध्ययन। पादप का मतलब पेड़ पौधों का, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है।
स्टडी ऑफ एनिमल्स और स्टडी, तो सर स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बॉटनी। जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे उसे जूलॉजी उसे कहेंगे, जिसमें हम ये प्लांट्स कहेंगे उसे बॉटनी कहेंगे। ये दो शाखाएं होती हैं बायोलॉजी की। ठीक है, बात करते हैं जूलॉजी के फादर किसे कहा जाता है। तो देखो, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी किसे हम कहते हैं? अरिस्टोटल को कहते हैं। ठीक है, किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान का पिता। ठीक है, या जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, एक बुक लिखी, देखो एक बुक लिखी इन्होंने, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें लगभग इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में बताया है। ठीक है, लगभग इन्होंने 500 जंतुओं के वर्णन किया है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहा जाता है। अच्छा देखो इधर, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, पादप विज्ञान का पिता। तो इन्हें कहते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी। ठीक है, क्या किया? एक बुक लिखी है। बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, PALANTERM। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने भी लगभग 500 पौधों के बारे में इसमें बताया है। ठीक है, जो इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने बुक लिखी उसका क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने लगभग 500 पौधों के बारे में बताया, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, पादप विज्ञान का पिता। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, देखो अच्छा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हमारा कोलकाता में। ठीक है, कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, SSC तो लगभग पूछा जाता है। ठीक है, जो होते। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से एक होता है नेशनल, हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हमसे पूछा जाता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, ये कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छा कुछ फादर ऑफ हैं उन्हें हम समझ लेते हैं, कुछ फादर हैं उन्हें समझ लेते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं। क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? ठीक है, देखो फादर ऑफ मेडिसिन तो एक किसे कहते हैं हम? हिप्पोक्रेट्स को। किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स। किसे कहते हैं? ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है ये
कि जब डॉक्टर्स होते हैं उन्हें किसकी शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। पूछा जाता है जब डॉक्टर को उनकी डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है तो उन्हें किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेट्स की। क्यों? क्योंकि ये फादर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर तभी बनता है जब वो इनकी शपथ ले लेता है, ठीक है। शपथ लेने के बाद ही वो अपनी डॉक्टरी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा देखो, एक हम लोग मेडिसिन लेते हैं होम्योपैथिक की, होम्योपैथिक लेते हैं तो फादर ऑफ होम्योपैथिक कौन है, ठीक है। फादर ऑफ होम्योपैथिक, होम्योपैथिक, ठीक है। होम्योपैथिक के पिता किसे कहा जाता है, तो हैनीमन को, हैनीमन को, हैनीमन को। देखो हैनीमन ये थोड़ा हनी जैसा लग रहा है, हैनीमन, हैनीमन, हनीमन, ठीक है। हैनीमन, हैनीमन, ठीक है। हैनीमन को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ होम्योपैथिक। होम्योपैथिक की दवाई कैसी होती है, मीठी मीठी शहद जैसी होती है, तो हनी क्या होता है, शहद, तो हैनीमन, ऐसे हम याद रखेंगे, हैमन, ठीक है। हैनीमन, हनीमन, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगा के हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, इनका जन्म कब होता है, जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, होम्योपैथिक डे। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, होम्योपैथिक डे, ठीक है। इसी दिन हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे भी मनाते हैं 10 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा कुछ और फादर हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन मतलब विकासवाद का पिता, ठीक है, विकासवाद का पिता। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहते हैं, चार्ल्स डार्विन को, चार्ल्स डार्विन। ये हमसे इंपॉर्टेंट थोड़े क्वेश्चन हैं जो फादर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। फिलहाल ये जो डार्विन है इनको भी स्पेशल पढ़ना होता है। इन्होंने जो विकासवाद का जो थ्योरी दी है उसके हम बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, बुक का नाम है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक लिखी थी, इसमें एक इन्होंने थ्योरी दी थी, सर्वाइवल फिस्टेस्ट थ्योरी, ठीक है, सर्वाइवल फिस्टेस्ट थ्योरी, ठीक है। विकासवाद कैसे विकास होता है हमारा, उसके बारे में इन्होंने बताया था। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, विकासवाद का पिता कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विकासवाद का पिता कैसे कहते हैं, तो चार्ल्स डार्विन को कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। फादर ऑफ होम्योपैथिक किसे कहते हैं, तो हैनीमन को कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ द्विनाम पद्धति का पिता कैरोलस लीनियस, कैरोलिनियस। वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी या वार्गिकी, क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी या हिंदी में वार्गिकी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, एक दो और थोड़े से हैं। एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता, अनुवांशिकी का पिता, ठीक है। अनुवांशिकी का पिता हम किसे कहते हैं, जॉर्ज मेंडल को, ठीक है। किसे कहते हैं, जॉर्ज मेंडल को, ठीक है। देखो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या की थी, जीन की खोज, जीन की खोज। जीन क्या होता है, जीन हमारे अंदर सबसे छोटी इकाई होती है अनुवांशिकी की। अनुवांशिकी जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, जो इसी के आधार पे हम बताते हैं कि ये जो संबंध होता है पिता बेटा माँ बेटे में, जो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें जाते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं। हमारे अंदर हमारे माता पिता के जीन्स हैं, तुम लोग में तुम्हारे माता पिता के जीन्स हैं, जिसका जो बच्चा होता है उसके जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स क्या होती है, अनुवांशिकता की इकाई। जीन्स से ही मिलके क्या बनता है हमारा, जीन से मिलके बनता है डीएनए। सुना ना, डीएनए की जांच करके क्या बता देते हैं कि कौन है,
है ना, उसकी आइडेंटिटी बता देते हैं। डीएनए किससे बनता है? जीन से। और जीन की खोज किसने की थी? जेनेटिक्स। जीन की खोज किसने की थी? जॉर्ज मेंडल ने, ठीक है, जॉन मेंडल ने, ठीक है। और डीएनए मिलके क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, और यही क्रोमोसोम के आधार पे लड़का या लड़की का निर्धारण होता है। ये अभी जब आगे पढ़ाई जाएगी जेनेटिक्स तो वहाँ बता देगा। यहाँ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है तो वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जॉर्ज मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? जॉर्ज मेंडल। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीन की खोज की थी। जीन क्या है? अनुवांशिक जेनेटिक्स की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। जीन से मिलकर डीएनए बनता है, डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। और जो जीन शब्द का प्रयोग है मेंडल ने नहीं किया था। मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इस शब्द का प्रयोग किया था किसने? शब्द का प्रयोग जोहानसन ने, ठीक है। किसने किया था? जोहानसन ने, ठीक है। जोहानसन ने सबसे पहले शब्द जीन का प्रयोग किया। अच्छा, जीन का एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जीन की खोज किस पौधे से हुई? देखो, जॉर्ज मेंडल ने जीन की खोज मटर के पौधे से की थी। किस पौधे से की थी? मटर के पौधे से। मटर के पौधे का वो अध्ययन कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि इसमें जीन्स होते हैं और जीन के आधार पे ही जो पेड़ होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर होता है। अगर छोटा पेड़ है तो छोटा होगा, बड़ा है तो बड़ा होगा, ठीक है, समझे। तो जीन की खोज किस पेड़ से हुई थी? तो मटर के पेड़ से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक और फादर ऑफ हैं तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, हमसे ये पूछा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी। तो अर्नेस्ट हैकल। किसे कहते हैं? अर्नेस्ट हैकल को, ठीक है। पूछा जाता है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जैव विविधता का मतलब बहुत सारे जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वही विविधता है। बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं है कि भाई कोई किसी में सर्वाइव कर पा रहा है, कोई किसी टेम्परेचर में सर्वाइव कर पा रहा है, कोई किसी मौसम में रह पा रहा है, समझे। जैसे अब कश्मीर में रहते हैं तो उन्हें क्या ठंडक पसंद हो गई है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ गर्मी ठंडक दोनों बराबर है। साउथ में जो रह रहे हैं उनको गर्मी पसंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये जैव विविधता के कारण होता है, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? तो ईओ विल्सन को हम जैव विविधता का पिता कहते हैं, ठीक है, जैव विविधता का पिता कहते हैं। ये जो फादर आप बताए हैं ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। बाकी जब इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे वहाँ हम बेहतर तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक हमारा ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है।